हेलो स्टूडेंट। हमने कल पढ़ा था कि पौधशाला जो नया एक लेसन था हमारा एग्रीकल्चर 11th में, ठीक है। पौधशाला या नर्सरी जिसके बारे में अपन ने शुरुआत की थी, पौधशाला का महत्व भी अपन ने पढ़ा, परिभाषाएं भी अपन ने पढ़ी। फिर अपन ने पौधशाला स्थल जो के चुनाव में ध्यान रखने योग्य बातों की अपन ने चर्चा की, जिसमें जगह, मिट्टी, ठीक है, सिंचाई की सुविधा, इन सब बातों की चर्चा की थी। फिर अब अपन देखते हैं कुछ अन्य भी बातें होती हैं जो अपन को पौधशाला स्थल के चुनाव में ध्यान रखने वाली होती हैं, ठीक है। तो देखिए उसको शुरू करते हैं अपन। आप 7 पॉइंट वहां तक लिखे थे, ये यहाँ पर लिख लीजिए, ऐसे करेंगे। पौधशाला स्थल चुनाव की अन्य ध्यान रखने योग्य बातें, ठीक है। अन्य कौन सी है जो ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं, ठीक है। सबसे पहला तो पौधशाला सुरक्षित स्थान पर होनी चाहिए। सबसे पहले तो पौधशाला क्या होनी चाहिए? सुरक्षित स्थान पर। पौधशाला सुरक्षित स्थान पर होनी चाहिए। पौधशाला क्या होनी चाहिए? हमारे सुरक्षित स्थान पर एकदम होनी चाहिए, ठीक है। पौधशाला के चारों ओर बाड़ या कांटेदार तारों की व्यवस्था होनी चाहिए। पौधशाला के चारों ओर, पौधशाला के चारों और बाड़ या कांटेदार तारों की व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चारों ओर कांटों की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जो जानवर है वो उसमें प्रवेश न करें, ठीक है। बड़ी जो पहाड़ी, ठीक है, देखिए पहले तो पौधशाला के पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्रियों से कई सारे हानिकारक प्रदूषित पदार्थ निकलते हैं, वहां का वायुमंडल सही नहीं होता है फैक्ट्रियों के आसपास, तो पौधे पनपते नहीं है। तो पौधशाला के आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होनी चाहिए। पौधशाला के पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होनी चाहिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए बड़ी पहाड़ी, हवेली या बड़े वृक्षों के पश्चिम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जो पौधशाला है वो बड़ी हवेली, बड़ी पहाड़ी या बड़े वृक्षों के पश्चिम साइड में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सुबह सुबह धूप को रोकती है, ठीक है, जिससे पौधे की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। पौधशाला बड़ी हवेली, बड़े वृक्ष या बड़ी पहाड़ी के पश्चिम दिशा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह सुबह सुबह धूप को रोकती, जिससे पौधे की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। अब ये क्या बात हुई कि भाई हवेली, बड़े वृक्ष और इनके पश्चिम में नहीं होनी चाहिए,
तो ये सुबह सुबह धूप को रोकती है। हम जानते हैं कि सूरज किस तरफ से उदय होता है, सूर्य किस तरफ से, पूर्व से। ठीक है, ये हवेली है, ठीक है, मान लो ये इसकी पश्चिम दिशा, ये तो है पश्चिम दिशा, ये है पूर्व दिशा। यहां से जब सूरज उगेगा, ठीक है, तो सुबह सुबह का, और अपन में नर्सरी इस तरफ है, पश्चिम साइड में इस हवेली के, तो यहाँ से जो सूरज उगेगा, सूर्य का प्रकाश यहाँ आके यहाँ से टकरा के वापस चला जाएगा। तो नर्सरी पर तो सुबह सुबह पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। जब यहाँ आएगा सूरज 11-12 बजे के बाद, तब जाके इस पर प्रभाव पड़ेगा। और इतना सुबह सुबह का जो सूर्य का प्रकाश है वो पौधे पर नहीं पड़ने पर, नर्सरी पर नहीं पड़ने पर, उसकी पौधे की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, ठीक है। जो बागवान या माली अपन नर्सरी में रखते हैं, ठीक है, वो एकदम प्रशिक्षित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस ध्यान ही तो रखना है, क्या करना है, किसी को भी उठा के लाके वहां बागवान या माली रख दे, नहीं। बागवान या माली जो क्या होना चाहिए, प्रशिक्षित, ट्रेंड होना चाहिए, पूरा उसको काम आना चाहिए, और उसका निवास स्थान भी पास में ही होना चाहिए। जहां तक हो सके उसका नर्सरी में ही कोई रूम होना चाहिए, उसका जहाँ नर्सरी है, पौधशाला है, वहीं उसका कुछ आवास स्थान होना चाहिए, नहीं तो उसका निवास स्थान नजदीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ हो नर्सरी में, उसका निवास स्थान कहीं और है, पता चले जब तक वो आए तब तक तो सब कुछ नर्सरी में खत्म हो चुका हो। ठीक है, बागवान या माली प्रशिक्षित तथा बागवान या माली क्या होना चाहिए, प्रशिक्षित तथा निवास स्थान नजदीक होना चाहिए। निवास स्थान नजदीक होना ही चाहिए। निवास स्थान क्या होना चाहिए, उसका नजदीक होना चाहिए, पास में ही वो रहता हो, ताकि कुछ भी हो, नर्सरी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो फटाफट वहां पर पहुंच सके। ठीक है, कुछ छायादार स्थान भी होने चाहिए। ठीक है, किसमें, नर्सरी में, पौधशाला में कुछ छायादार स्थान भी होने चाहिए। पौधशाला में कुछ छायादार स्थान भी होने चाहिए। छायादार स्थान भी होने चाहिए। प्रशिक्षित माली हो गया, सारे दिन धूप में ही खड़ा है, उसके लिए कुछ बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ छाया हो। ठीक है, अब खेत की तैयारी, हम पौध तैयार करना, खेत की तैयारी हम पौध तैयार करना, ये तो इस तरह से चुनाव से जुड़ी हुई कुछ बातें अपन ने कल देखी थी और कुछ आज और देख ली। अब खेत की तैयारी कैसे करते हैं और पौध तैयार करना, ठीक है, उसके भी कुछ प्रोसेस हैं। प्रोसेस मतलब उसके कुछ चरण हैं कि अपन कैसे खेत की तैयारी एवं पौध तैयार करना। खेत की तैयारी कैसे कर सकते हैं नर्सरी के अंदर, उसकी जमीन की तैयारी कैसे कर सकते हैं, और पौधे कैसे तैयार किए जा सकते हैं, वो अपन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो पौधशाला या खेत की तैयारी करना, उसके कुछ चरण है। ठीक है, पहला है पौधशाला या खेत की तैयारी करना, अर्थात जुताई करना। कैसे जुताई करनी है, क्या करनी है, वो अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, फिर पौधशाला की घेराबंदी करना। सबसे पहले तो पौधशाला की, दूसरी चीज घेराबंदी करना, क्योंकि अपन ने अगर जुताई की है और उसके बाद कोई ना कोई आ जाता है, गाय भैंस बकरी, उसमें जानवर आ जाते हैं, ठीक है, तो वो ना आए, इसलिए उनकी घेराबंदी करना। पौधशाला की घेराबंदी करना, घेराबंदी करना, पौधशाला की घेराबंदी करना। ठीक है, तीसरी बात है काम आने वाले यंत्र व उपकरणों की व्यवस्था करना। फिर पौधशाला में कौन से यंत्र उपकरण काम आएंगे, उनकी व्यवस्था पहले ही कर देनी चाहिए। ठीक है, काम आने वाले यंत्र व उपकरणों की
व्यवस्था करना, उपकरणों की क्या करना, व्यवस्था करना जरूरी है। ठीक है, जो भी उपकरण काम आएंगे उनका व्यवस्था सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, फिर सिंचाई की स्थायी व्यवस्था करना। स्थायी मतलब परमानेंट व्यवस्था करना। हाँ, वहां सिंचाई कैसे की जाएगी, किससे की जाएगी, उसकी परमानेंट व्यवस्था करना। ऐसा नहीं है कि आज ट्यूबवेल से गए, कल कहीं कुएं से कर ले, परसों कहीं बारिश में निर्भर हो जाए, नहीं। परमानेंट होना चाहिए कि हाँ, ये भाई सिंचाई का एक साधन है और ये स्रोत है, इसी से हमको सिंचाई करनी है। परमानेंट अर्थात स्थायी, सिंचाई की स्थायी व्यवस्था करना। चौथा है सिंचाई की स्थायी व्यवस्था करना। सिंचाई की स्थायी व्यवस्था करना, पांचवी चीज। पौधशाला की योजना तैयार करना। किसी भी पौधशाला की योजना तैयार करना। ठीक है, देखिए पहले तो ये पौधशाला या खेत की तैयारी करने का जो प्रोसेस था, ठीक है, ये पहला है। इसके अंदर अपने ये आ रहे हैं। ठीक है, ये पौधशाला या खेत की तैयारी के लिए अपन क्या करेंगे, पहले घेराबंदी करें, काम आने वाले उपकरणों का उपयोग करें, व्यवस्था करें। तीसरी चीज है हमारी सिंचाई की व्यवस्था करें। चौथी क्या करना हमने, चौथा चीज हमने क्या करना, पौधशाला की योजना तैयार करना। पौधशाला की योजना तैयार करना। ठीक है, पौधशाला की योजना के पौधशाला कहाँ क्या बनाना है, किस तरफ कौन से बीज बोए जाएंगे, किस तरफ कौन से बीज बोए जाएंगे, कहाँ पर बैठने की व्यवस्था होगी, कहाँ पर क्या होगा, उसकी पूरी योजना बनाना, रणनीति बनाना। ठीक है, पौधशाला की भूमि को तैयार करना। फिर पौधशाला की भूमि को तैयार करना, भूमि तैयार करना। ठीक है, पौधशाला की भूमि तैयार करना। ठीक है, तो ये तो थी हमारे खेत की तैयारी, हम पौध तैयार करना। मैं पौधशाला या खेत की तैयारी कैसे करते हैं उसके कुछ चरण है, उसके बारे में अपन पढ़े। दो टॉपिक है, पहले खेत की तैयारी, फिर पौधे की तैयारी। तो खेत की या पौधशाला या खेत की तैयारी अपन कैसे कर सकते हैं, इसमें पहला है घेराबंदी करना। ठीक है, पहले को अपन अच्छे से पढ़ते हैं। घेराबंदी करना। घेराबंदी कैसे की जा सकती है, घेराबंदी कैसे करते हैं अपन देखें। घेराबंदी पक्की ईंटों की दीवार बना के, दीवार या लोहे या सीमेंट कंक्रीट से तैयार खंभों पर 4 से 5 पंक्तियों में कांटेदार तारों का बाड़ बनाकर की जा सकती है। अब घेराबंदी अपन कैसे कर सकते हैं, एक तो पक्की ईंटों से दीवार बनाकर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फिर लोहे या सीमेंट से, देखिए घेराबंदी कैसे कर सकते हैं अपन, पक्की ईंटों की दीवार या लोहे या खंबे, लोहे या कंक्रीट से खंबे तैयार करके उन पर 4 से 5 पंक्तियों में कांटेदार तारों से बाड़ बनाकर घेराबंदी कर सकते हैं। घेराबंदी कर सकते हैं अपन। कांटेदार क्या होती है, कांटेदार खंबे बाड़ बनाकर, जैसे नर्सरी के चारों तरफ ऐसे खंबे बना दिए, या तो अपन ने पक्के ईंट की पूरी चारों तरफ दीवार बना दी, उसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है, नहीं तो फिर लोहे के खंबे डाल दिए या कंक्रीट से या ईंटों से छोटे छोटे खंबे बना दिए। ठीक है, इस प्रकार से
ये खंभे बना दिए जगह जगह चारों तरफ, ठीक है, और उन पर फिर कांटे वाला जो तार होता है वो ऐसे 4 से 5 पंक्तियों में अपन सफेद देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। फिर कईयों में तो ऐसे भी ठीक सा भी लपेट देते, एक जाली का रूप दे देते हैं, ये भी ज्यादा सुरक्षा वाला है। इस प्रकार से अपन घेराबंदी कर सकते हैं, ठीक है। फिर कांटे वाले पौधे लगाकर भी अपन घेराबंदी कर सकते हैं, चारों तरफ क्या कर सकते हैं, कांटे वाले जो पौधे लगा दें तो उससे भी घेराबंदी कर सकते हैं। कांटेदार पौधे लगाकर भी घेराबंदी कर सकते हैं। घेराबंदी क्या कर सकते हैं अपन, घेराबंदी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो घेराबंदी की बात होगी। दूसरी चीज है हमारे काम आने वाले यंत्र व उपकरणों की व्यवस्था करना। तो यंत्र व उपकरण, ठीक है, यंत्र व उपकरण। यंत्र व उपकरण अपन कैसे, यंत्र व उपकरण, यंत्र व की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यंत्रों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यंत्रों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। यंत्रों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और कौन कौन से प्रमुख यंत्र कौन कौन से है, देखिए प्रमुख यंत्र अपन कौन कौन से चाहिए होंगे जो महत्वपूर्ण है और वहां पर होने चाहिए। देखिए फावड़ा, पहले तो फावड़ा, दूसरी कुदाली, फावड़ा कुदाली, आप मन से भी खेत में जो काम आते हैं वो वहीं भी काम तो आएंगे ना, ठीक है। कुदाली, खुरपी, बेलचा या गेती, खुरपी, ठीक है। चौथा है बेलचा या गेती, गेती, ठीक है। पांचवा हमारा है हो एंड रेक, हो एंड रेक, ये भी एक उपकरण है, हो एंड रेक, ठीक है, हो एंड रेक, ठीक है। फिर हैंड पार्क, सॉरी हैंड पॉर्क। सातवां है डिबलर, डिबलर। और कौन कौन से उपकरण चाहिए होंगे, डिबलर, कलिकायन चाकू, ठीक है, कलिकायन चाकू, ठीक है, जो धारदार चाकू होता है ना वो, ठीक है। इस पे इस प्रकार से नीचे लगे दांते बने होते हैं वो, कलिकायन चाकू। नौवा देखिए कलिकायन चाकू। उसके बाद देखिए सिकेटियर, दसवां उपरोपण चाकू। अब ये कैसे होते हैं ये सब नाम अगर आप कहीं पर सर्च करोगे गूगल पर, ठीक है, गूगल क्रोम में या कहीं पर भी, तो आपको वहां पर इमेज इनके दिख जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए हेरो व हैंड कल्टीवेटर, ठीक है, हेरो व हैंड कल्टीवेटर, हेरो व हैंड कल्टीवेटर, ठीक है। और देखिए ट्रॉवेल, हंसिया या दराती, ट्रॉवेल, 13वां हंसिया या दराती, हंसिया या दराती, ठीक है। फिर जारा व फव्वारा, ये सिंचाई के साधन है, जारा व फव्वारा,
ठीक है, ज़ारा व फव्वारा, ज़ारा व फव्वारा, ठीक है। फिर क्रंतन आरी, काटने वाली जो आरी होती है, ठीक है, क्रंतन आरी, फिर क्रंतन आरी, ठीक है। अगला देखिए डस्टर, डस्टर या भुरकाव यंत्र। डस्टर होता है जो भुरकाव का यंत्र होता है, डस्टर, इसे भुरकाव यंत्र होता है ये। अर्थात कई चीजों को ऊपर से भुरकाना पड़ता है, तो उसको भुरकाने के लिए हाथों से तो ले नहीं सकते, क्योंकि कई सारे हानिकारक चीजें होती हैं, ठीक है, जिससे हमारे हाथों को नुकसान हो सकता है, तो उनको भुरकाने के लिए क्या डस्टर होता है, भुरकाव यंत्र। फिर स्प्रेयर, छिड़काव यंत्र है। 17वां स्प्रेयर, अर्थात जो छिड़कने का छिड़काव यंत्र, छिड़काव यंत्र है, ठीक है। तो ये कुछ उपकरण हैं, ये क्या है, उपकरण हैं जो काम में आते हैं, यंत्र व उपकरण। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। देखिए आगे अपन देखते हैं। अगला है सिंचाई की व्यवस्था कैसे की जा सकती है। खेत को तैयार करने में, खेत की तैयारी में जो तीसरा टॉपिक है, पॉइंट है हमारा, सिंचाई की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए वहां पर, वो देखते हैं अपन। तो देखिए सिंचाई की वर्ष भर नियमित सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था में देखिए तो तीसरा है जो हमारा सिंचाई की व्यवस्था क्या होना चाहिए, वर्ष भर सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ी बात तो ये वर्ष भर सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। वर्ष भर सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात वर्ष भर पानी वहां पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि सिंचाई के लिए हम बारिश पर निर्भर रहे, नहीं। सिंचाई बारिश से भी हो, और जब बारिश ना हो, सूखा अकाल जैसी समस्या हो, ठीक है, बारिश ना हुई हो, तब भी वहां पर सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। सिंचाई के लिए ट्यूबवेल, कुएं का निर्माण कराया जा सकता है। अब सिंचाई के लिए अपन ट्यूबवेल खुदवा सकते हैं या कुआं बनवा सकते हैं। सिंचाई के लिए ट्यूबवेल या कुएं का निर्माण कराया जा सकता है। सिंचाई के लिए अपन ट्यूबवेल या कुएं का निर्माण करा सकते हैं। जल संग्रहण के लिए बड़ी होद या टंकी का निर्माण करवा सकते हैं। जल संग्रहण के लिए बड़ी होद या टंकी का निर्माण करा सकते हैं अपन। जैसे बारिश का जो जल होता है वो ऐसे ही बह जाता है, तो उसको संग्रहित करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, बड़े होद का या टंकी का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी पौधशाला में सिंचाई का कार्य स्प्रिंकलर द्वारा करना चाहिए। जो बड़ी पौधशाला है, बड़ी नर्सरी है, अगर छोटी है नर्सरी तो क्या है, अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं, ट्यूबवेल से पानी ऐसे ही गिरा देते हैं। लेकिन अगर नर्सरी बहुत बड़ी है, ठीक है, तो उनमें सिंचाई के लिए कौन सा स्प्रिंकलर की व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ी पौधशाला में सिंचाई का कार्य स्प्रिंकलर द्वारा करना चाहिए।
स्प्रिंकलर द्वारा करना चाहिए। ठीक है, जो गमले व क्यारियां होती हैं में जारा या फव्वारा द्वारा सिंचाई करनी चाहिए। कुछ पौधे अपन ने नर्सरी में, गमले में और छोटी छोटी क्यारियां बनाकर अपन ने किए हैं। ठीक है, उन क्यारियों में अलग अलग प्रकार के पौधे हैं। ठीक है, तो उनमें सिंचाई हमें किससे, जारा या फव्वारा द्वारा करनी चाहिए। गमले या क्यारियों में सिंचाई जारे या फव्वारे द्वारा करनी चाहिए। जारे या फव्वारे द्वारा करनी चाहिए हमें सिंचाई। ठीक है, ये तो तीसरी हो गई। फिर अपन चौथा देखते हैं, पौधशाला की योजना तैयार करना, योजना बनाना। ठीक है, चौथा है हमारा पौधशाला की योजना तैयार करना। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो देखिए, एक अच्छी पौधशाला के लिए पौध तैयार करने से पहले उसकी एक पूर्ण योजना तैयार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन पौधशाला लगानी हो, क्या भाई आज सोचा पौधशाला लगाएं, कल अपने लगाना शुरू कर दिया, नहीं। उसके लिए पहले तो अपन के पास पूरी योजना होनी चाहिए कि भाई कहाँ जमीन लेनी है अपन को, कहाँ पर नर्सरी लगानी है, कैसे लगानी है, क्या क्या चाहिए होगा, कैसे क्या बनवाना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे लास्ट में क्या करना है। एक पूर्ण योजना होनी चाहिए। अच्छी पौधशाला तैयार करने से पहले उसकी एक पूर्ण योजना बनानी चाहिए। अच्छी पौधशाला तैयार करने के लिए अच्छी पौधशाला में पौध तैयार करने से पहले उसकी एक पूर्ण योजना बनानी चाहिए। पूरा प्लान होना चाहिए अपने पास एक, कि हाँ पूरा प्लान बनाया हमने एक पौधशाला लगाने से पहले। ठीक है, एक आदर्श जो पौधशाला होती है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, एक आदर्श पौधशाला में निम्न खंड होने चाहिए। एक अच्छी पौधशाला हो तो उसमें कौन कौन से खंड होने चाहिए, कौन कौन सी जगह होनी चाहिए। तो देखिए, कार्यालय एवं आवास होना चाहिए। सबसे पहले तो एक कार्यालय एवं आवास होना चाहिए। पहली चीज है कार्यालय एवं आवास। कार्यालय और आवास बना होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए और एक आवास भी होना चाहिए। दूसरा, सिंचाई, स्थायी सिंचाई व्यवस्था। ठीक है, स्थायी सिंचाई व्यवस्था अर्थात सिंचाई का खंड होना चाहिए जहां पर सिंचाई के लिए उपकरण और सिंचाई का स्रोत हो वहां। ठीक है, तीसरी चीज है खाद भंडारण क्षेत्र। एक खाद को इकट्ठा करने के लिए, अब ऐसा थोड़ी आज खाद डालनी है, खाद लेके आए वहां से फिर डालें, नहीं, एक्स्ट्रा अतिरिक्त रूप में खाद होनी चाहिए। तो खाद होगी तो कहाँ रखेंगे, खाद भंडारण क्षेत्र, उसके लिए एक कमरा होना चाहिए, खाद भंडारण क्षेत्र। अर्थात एक खाद भंडारण क्षेत्र भी होना चाहिए। ठीक है, चौथा क्या होना चाहिए उनमें। ठीक है, बीज बोने की जो क्यारियां होनी चाहिए, बीज बोने की अलग अलग क्यारियां होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग क्यारियां होने का मतलब है, अगर अपन नर्सरी में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ खेती की तरह एक ही तरीके के बीज बोते, नहीं,
अलग अलग बीज बोते हैं तो उनको पहचान में तो आना चाहिए कि यहाँ हमने इसके बीज बोए, यहाँ पर दूसरी फसल के बीज बोए। तो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है बीज बोने की क्यारियां। बीज बोने की क्यारियां होनी चाहिए, ठीक है। बीज बोने की क्यारियां होनी चाहिए। बीज बोने की क्यारियां होनी चाहिए। फिर स्थानांतरित क्यारियां भी होनी चाहिए। बीज स्थानांतरित क्यारियां क्या होती है उसके बारे में अभी थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले इसको लिखते हैं स्थानांतरित क्यारियां। स्थानांतरित क्यारियां का मतलब होता है कि अपन ने बीज बोए, बीज क्यारियों में क्या होंगे, उनमें थोड़े से पौधे बीज अंकुरित होकर छोटे पौधे आएंगे, ठीक है। तो उनको वहां से हटाकर, बीज क्यारियों से हटाकर कहाँ, यहाँ स्थानांतरित क्यारियों में ले आते हैं। फिर इनका यहाँ पर देखभाल करते हैं, आता जो छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। फिर वहां पर जहां से बीज क्यारियों से अपन ने बीज से जो पौधे उगे वो हटाए, वहां पर नए बीज बो देते हैं, ठीक है। फिर मात्र वृक्ष खंड, एक मात्र वृक्ष खंड होना चाहिए। छठा मात्र वृक्ष खंड। अब जो भी अपन बीज बो रहे हैं वो बीज हमें किन से प्राप्त हुए, उन पौधों का भी एक खंड होना चाहिए। वो मात्र पैतृक या पैतृक वृक्ष कहलाते हैं, जिनके बीज अपन बोते हैं। तो उन मात्र पैतृक वृक्षों के को उगाने या उनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए, उनके लिए भी एक अलग क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। फिर है गमले में बीज पात्र क्षेत्र। गमले व बीज पात्र क्षेत्र। अब कुछ एक बीजों को, पौधों को अपन क्या करते हैं गमलों में, और बीज पात्र जो होते हैं उनमें बोते हैं। तो उनको हर कहीं नहीं रख सकते, उनके लिए भी एक अलग स्थान होना चाहिए जहां पर क्या गमले और बीज पात्र पड़े और उनमें फसलें, बीजें होगी, पौधे उगे हो। एक विशेष इकाई क्षेत्र, विशेष इकाई क्षेत्र। एक विशेष इकाई क्षेत्र भी होना चाहिए जहां पर विशेष कार्य होते हो। तो पौधशाला की योजना, ये हो गई पौधशाला की योजना तैयार करना, ठीक है। अब इसमें पौधशाला की योजना में भी अपन ये 8 खंडों को अच्छे से पढ़ते हैं कि भाई कौन सी स्थानांतरित क्यारियां क्या होती है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए पहला अपन देखते हैं कार्यालय एवं आवास खंड। कार्यालय, आवास एवं निरीक्षण खंड। क्या होता है कार्यालय एवं आवास एवं निरीक्षण खंड? क्या होता है, ठीक है। जो मालिक या व्यवस्थापक होता है, ठीक है, को पौधशाला के रखरखाव एवं सुरक्षा के लिए पौधशाला में रहना अत्यंत आवश्यक होता है। जो मालिक होता है या जो व्यवस्थापक होता है उसको पौधशाला के रखरखाव के लिए वहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। वहीं रहेगा तब तो रखरखाव कर पाएगा, ना सुबह 1 घंटा या वापस शाम तक आएगा, सुबह से शाम के बीच पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो रखना अत्यंत आवश्यक है, रहना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए वहां पर उनके लिए क्या होना चाहिए, एक आवास व्यवस्था बनाना आवश्यक है। जो मालिक या व्यवस्थापक, मालिक या व्यवस्थापक का पौधशाला की सुरक्षा एवं रखरखाव के लिए पौधशाला
में रहना अत्यंत आवश्यक है। अतः पौधशाला में रहना क्या होता है, एक अत्यंत आवश्यक चीज है, आवश्यक है, इसलिए उनके लिए आवास बनाना चाहिए। अतः उनके लिए आवास व्यवस्था होना आवश्यक है, जरूरी है भाई, वो चीज तो आवश्यक है। ठीक है, ये कार्यालय आवास निरीक्षण खंड के लिए कुछ बात हो गई। फिर सिंचाई खंड व खाद भंडारण, दूसरा अपन साथ में पढ़ लेते हैं, सिंचाई व खाद भंडारण खंड। अब कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कि सिंचाई व खाद भंडारण खंड क्या होते हैं। सिंचाई का खंड अलग होना चाहिए क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई के उपकरण और सिंचाई का स्रोत हो। खाद भंडारण के लिए एक अलग रूम होना चाहिए। सिंचाई व खाद पौधे के लिए अत्यंत आवश्यक है, अतः उनके लिए एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, सिंचाई व खाद पौधे के लिए अत्यंत आवश्यक है, अतः इनके लिए एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए। इनके लिए क्या होना चाहिए, एक निश्चित क्षेत्र होना ही चाहिए। सिंचाई के लिए अलग और खाद भंडारण के लिए अलग। ठीक है, फिर है बीज बोने की जो क्यारियां होती हैं, इंपोर्टेंट ये है समझने लायक। बीज बोने की क्यारियां, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन अच्छे से। ठीक है, बीज बोने की क्यारियां क्या होती हैं। ये क्यारियां 1 मीटर तो चौड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 3 मीटर लंबी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्यारियां, यह क्यारियां 1 मीटर लंबी व 3 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 1 मीटर तो लंबी, 1 मीटर उल्टा लिख दिया यहाँ पे, 1 मीटर चौड़ी व 3 मीटर क्या होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। 3 मीटर लंबी होनी चाहिए, 1 मीटर तो चौड़ी और 3 मीटर लंबी होनी चाहिए। ठीक है, वर्षा ऋतु में ये क्यारियां भूमि से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, जमीन से 10-15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए जब बारिश की ऋतु हो। ठीक है, वर्षा ऋतु में ये क्यारियां जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि बारिश के समय बारिश होती है तो पानी इकट्ठा होता है। अधिक पानी इकट्ठा होने से गलन की समस्या, सड़ने की समस्या पौधों में, बीजों में आ सकती है। तो इसलिए उससे बचने के लिए वर्षा ऋतु में क्या हो, क्यारियां थोड़ी जमीन से ऊपर बनाई जाए ताकि सारा पानी जमीन से होता हुआ नीचे चले जाए, क्यारियों में इकट्ठा ना हो। ठीक है, जिससे जल निकासी आसानी हो, जिससे जल निकास आसान हो, जिससे जल निकास क्या हो, आसान हो जाए। ठीक है, क्यारियों में आवश्यकता से अधिक जल रहने पर पौधे में आर्द्र गलन रोग की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यारियों क्यों होनी चाहिए, क्यारियों
में आवश्यकता से अधिक जल, आवश्यकता से अधिक जल इकट्ठा होने से आर्द्र गलन रोग की संभावना बढ़ जाती है। आर्द्र गलन रोग की क्या होती है संभावना? आर्द्र गलन रोग की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी पौधशाला की जो बीज बोने की क्यारियों के बारे में हमने कुछ पढ़ा। इसके बाद स्थानांतरित क्यारियां, मात्र वृक्ष खंड, गमले व बीज पात्र ये अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। स्थानांतरित क्यारियों की थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। आकार में ये बीज क्यारियों से क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, बीज क्यारियों से छोटी क्या बड़ी बनाई जाती है, क्योंकि बीज जो होते हैं छोटे लेकिन उनसे पौधे निकलेंगे तो वो तो जगह ज्यादा घेरेंगे, इसलिए आकार में क्या होती हैं ये बीज क्यारियों से बड़ी होती हैं। इसमें क्या होता है, बीज क्यारियों में जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो इस स्थानांतरित क्यारियों में लाए जाते हैं, लाकर लगाए जाते हैं। और पानी देने की व्यवस्था नालियों द्वारा होती है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, पानी देने की व्यवस्था क्या होती है? नालियों द्वारा होती है। बीजों के से तो अपन ऊपर फंवारे से छिटक सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, मात्र वृक्ष खंड क्या होता है? नाम से ही पता है, मैंने बता दिया। पैतृक वृक्ष होते हैं जहां से बीज प्राप्त हुए, जिन पौधों से बीज प्राप्त हुए उन पौधों के लिए एक अलग खंड मात्र वृक्ष या पैतृक खंड। ठीक है, फिर गमले व बीज पात्र कुछ एक इंपॉर्टेंट होते हैं जो व्यवसायिक होते हैं पौधे, जैसे फल फूल होते हैं। ठीक है, जिनसे व्यवसाय कर सकते हैं तो उनके लिए उगाने के लिए गमले की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे है विशेष इकाई क्षेत्र। विशेष इकाई क्षेत्र में जैसे कांच का घर, अगर बढ़िया कमाई हो रही हो हमारी नर्सरी से तो अपन ये करवा सकते हैं कि एक कांच का घर हो, छायादार घर हो। ठीक है, गर्म क्यारियां हो, शीतघर, एक ठंडा शीतघर हो। ठीक है, जिसमें अपन पौधों को रख सके ताकि वो नष्ट ना हो, बीज नष्ट ना हो। फुहार या मिस्ट यूनिट आदि होने चाहिए। ठीक है, तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे आने वाली क्लास में। उम्मीद करता हूँ जो भी आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।